हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ज़रूर अच्छे होंगे। तो चलिए, आपका फिर से स्वागत है द विद्यार्थी क्लासेस में। आज हम इस जो हमारा चैप्टर चल रहा था पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, उसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, जिसमें दो ध्रुवीयता का जो चैप्टर है उसमें हम क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो विघटन है उसके क्या परिणाम निकले। लास्ट वीडियो में हमने सोवियत संघ के विघटन तक का पढ़ लिया था कि क्या कैसे कैसे विघटन हुआ, किन कारणों की वजह से हुआ। आज उसके परिणाम के बारे में पढ़ना है कि क्या परिणाम रहे सोवियत संघ के विघटन के। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी के बारे में, गराज सेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम इस वीडियो में विघटन के परिणाम से। तो जो सोवियत संघ है उसके तीन प्रकार के क्या देखने को मिलते हैं, दूरगामी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। पहला परिवर्तन तो यही था कि जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध का दौर क्या हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया, है ना। सोवियत संघ के विघटन की वजह से क्या हुआ, शीत युद्ध का दौर खत्म हो गया। यानी ये जो पावर थी, एक महाशक्ति थी जिसे दूसरी दुनिया कहा जाता था, वो अब क्या हो गया, बिल्कुल बिखर गया। और जब आप बिखर जाओगे, टूट जाओगे, आपके साथ के लोग आपका साथ नहीं देंगे, तो आप क्या हो जाओगे, कमजोर पड़ जाओगे, है ना। वैसे ही यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि 15 गणराज्यों से मिलकर बना ये सोवियत संघ क्या हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, और फिर 15 गणराज्य अलग अलग हो जाते हैं। इसी वजह से शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था वो भी क्या हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ठीक, जो हथियारों की होड़ थी लोगों के, जो दोनों देशों के बीच में या दोनों ग्रुप के बीच में, ठीक, प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व, दूसरा विश्व, दोनों के बीच के युद्ध वगैरह भी, शीत युद्ध वगैरह सब कुछ क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा परिणाम हमें क्या देखने को मिलता है, जो विश्व राजनीति है उसमें शक्ति संबंध अब बदल गए। शक्ति संबंध बदलने का मतलब क्या है, पहले दुनिया में कितनी पावर थी, दो। कौन कौन सी, तो भाई अमेरिका, और दूसरी कौन सी थी, यूएसएसआर। अब ये यूएसएसआर क्या हो गई, खत्म हो गई, तो अब इकलौती पावर कौन बची, अमेरिका। तो ये शक्ति संबंध जो है इसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है शीत युद्ध के अंत के बाद। यानी कि अब दुनिया में या तो सिर्फ पूरी दुनिया को ये मान लेना चाहिए कि महाशक्ति को अगर कोई है तो वो सिर्फ कौन है, अमेरिका ही है, वो उसी का ही दबदबा पूरे विश्व में रहेगा। ठीक, या फिर ऐसे ग्रुप बनाए जाए, यानी ऐसा बना जाए कि सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेट करके चले, ठीक है, यानी कि बहुध्रुवीय देश बनाए, यानी कि एक ध्रुव या फिर बहुध्रुव। द्विध्रुवीय तो हो नहीं सकता, दो ध्रुवीय विश्व का हमने देख लिया, अंत हो चुका है। तो या तो एक ध्रुव हो सकता है या फिर बहुध्रुवीय हो सकता है। तो इसीलिए क्या कहा गया, ये दो चीजें हो सकती हैं अब शीत युद्ध के खत्म होने के बाद में, सोवियत संघ के विघटन के बाद में। तीसरा परिणाम क्या देखने को मिलता है हमें, नए देशों का उदय। यानी जो सोवियत संघ के कितने 15 देश थे, और वो 15 देश क्या हो जाते हैं भाई, खत्म हो जाते हैं ना, बिखर जाते हैं, अलग अलग बट जाते हैं, अपना अपना अकेले अकेले अपने गणराज्य, अपने देशों को चला रहे होते हैं। तो तीसरा परिणाम यही हुआ कि सोवियत संघ के जो सोवियत खेमे के अंत के बाद में नए देशों का उदय हुआ। यानी कि अब उन देशों को अपनी खुद की पहचान मिली, वो स्वतंत्र हो गए, अपने हिसाब से चल सकते थे, अपनी मर्जी से चल सकते थे। जिसमें बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे, यूरोपीय संघ की तरफ चले गए, ठीक है, जिसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में बात करेंगे, यूरोपीय संघ वगैरह के बारे में। और जो उत्तर अटलांटिक संधि थी यानी नाटो थे, उसका हिस्सा ये लोग बनना चाहते थे। यानी कि इस क्षेत्र के लोग अलग अलग ग्रुप, यानी कि इस तरीके से क्या हो रहे हैं, तो भाई बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। उसके बाद क्या देखने को मिलता है, जो मध्य एशिया के देश हैं वो, उनके संबंध किसके साथ मजबूत हो रहे हैं, तो चाइना के साथ मजबूत हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि वो अमेरिका, चाइना, अलग अलग देशों के साथ में संबंध मजबूत कर रहे हैं, ताकि इनका कहीं से भी किसी भी देश से कोई नुकसान ना हो, कोई भी इनके खिलाफ ना हो, सभी देशों के साथ में इनका क्या चल सके, तालमेल बैठा सके ये लोग, और सही हिसाब किताब से हमारे अपनी व्यवस्था को चला सके। तो ये हमें देखने को मिलता है, ये तीन परिणाम हमें वहां पर देखने को सबसे इंपॉर्टेंट मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि ये देश यानी ये दुनिया क्या हो गई, एक ध्रुवीय विश्व बन गई। यानी कि अब 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही एक ध्रुवीय विश्व बन चुका है, यानी अमेरिका ही सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, हमें ये नजर आता है। यानी उसको अब दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है जो क्या कर सकता है, टक्कर दे सकता है, उसके सामने आ सकता है। ये चीज हमने देखी। चलिए आगे क्या है, हम बात करते हैं शॉक थेरेपी। यानी कि इसके बाद जब ये सब तनाव चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, इसके बाद शॉक थेरेपी को अपनाया जाता है, ठीक है। शॉक थेरेपी क्या है, तो इसका जो बेसिक वर्ड बोलते हैं, यानी बेसिक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, आघात पहुंचाकर क्या करना, उपचार करना, ठीक। तो कैसे उपचार किया गया इसको जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी दो जो ये सारे देश थे सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए, यानी 15 गणराज्य थे, इनका विघटन जो हुआ वो किस प्रकार हुआ, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाल्कन राज्य की। तो बाल्कन जो राज्य है वो क्या है, तीन ओर से किससे घिरा हुआ था, समुद्रों से घिरा हुआ था,
ठीक। और जब तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ था तो इसके पूर्व में कौन सा सागर है, काला सागर पड़ता था, पश्चिम और दक्षिण में भूमध्य सागर पड़ता था, ठीक है। इसी वजह से बाल्कन राज्य को क्या बोला जाता था, बाल्कन प्रायद्वीप, इसको क्या कहते थे, बाल्कन प्रायद्वीप कहते थे बाल्कन गणराज्य को, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश आते थे, तो इसमें मेनली आपके आ गए हर्जेगोविना, सर्बिया, तुर्की, यूनान, ठीक है, मैसेडोनिया, इस तरीके के जो गणतंत्र थे, ये जो गणराज्य थे, ये इसमें शामिल थे, ठीक है। और ये सारे देशों ने मिलकर क्या किया, फिर यहाँ पर संघर्ष वगैरह हमें देखने को मिला। दूसरा ये क्या था, बाल्कन राज्य। अब आता है एक बाल्कन जो क्षेत्र है जिसमें क्या थे, यूगोस्लाविया, वहां पर क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ, ठीक है। और वो कई प्रांतों में फिर देखने को मिला कि वो कई प्रांतों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बाल्कन से अब किधर, बाल्टिक क्षेत्र की तरफ। कौन सा क्षेत्र, बाल्टिक, ठीक है, बकेट वाला बाल्टी नहीं भाई, बाल्टिक, ठीक है। तो बाल्टिक क्षेत्र जैसे कि लिथुआनिया, ये मार्च 1990 में अपने आप को क्या कर देता है, स्वतंत्र घोषित करता है कि अब हम स्वतंत्र है, सोवियत संघ के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई हमारे संबंध नहीं है, हम बिल्कुल अब आज़ाद है, अपने हिसाब से चलेंगे। उसके बाद में एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये सब क्या हो जाते हैं 1991 में वहां से संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ तो आप जानते ही हैं, है ना, यूएनओ, उसके सदस्य बन जाते हैं। और 2004 में ये लोग किसमें चले जाते हैं, तो नाटो के साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक है। उसके जो मध्य एशिया के कुछ देश थे जैसे ताजिकिस्तान, वो 10 वर्षों तक यानी लगभग 10 सालों तक, यानी वहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला सोवियत संघ के टूटने का। 10 सालों तक, लगभग 2001 तक यहाँ पे क्या चलते रहे, तो भाई गृह युद्ध चलते रहे, ठीक है। तो अब जब गृह युद्ध चलते रहेंगे तो वहाँ की व्यवस्था तो वैसे ही खराब है, ठीक है, वहाँ तो सही तरीके से कोई भी शासन प्रशासन चल ही नहीं रहा है। तो इसी वजह से मध्य एशिया में क्या हुआ, मध्य एशिया के जो ताजिकिस्तान है वहाँ पे 10 वर्षों तक, लगभग 2001 तक वहाँ पर क्या चला, गृह युद्ध चला। अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन, ये सब किसके पार्ट हैं, मध्य एशिया के, ठीक है। ये सब जो थे यहाँ पर भी गृह युद्ध जैसी स्थिति थी। उसके बाद इन देशों के पास में, आपको पता होगा मध्य एशिया के देशों के पास में क्या है, तेल का भंडार है, ठीक। हम भी तेल कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से मंगाते हैं भाई, उन्हीं सब जगह से तो मंगाते हैं, है ना। तो वही हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या है, पेट्रोल वगैरह का काफ़ी ज़्यादा भंडार है। इसीलिए ये क्षेत्र हमेशा किसकी नज़रों में रहता है, दुनिया के ताकतवर जो देश हैं उनकी नज़रों में और बड़ी बड़ी कंपनियों की नज़र में रहता है कि कैसे हम यहाँ से क्या करें, अपने तेल को मंगाया जाए यहाँ से और फिर यहाँ पर कब्जा किया जाए, ठीक है। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। जैसे आप देख रहे होगे यूक्रेन के ऊपर अभी किसका चल रहा है वॉर, कौन कर रहा है, यानी हमला कौन करता रह रहा है, अभी रूस कर रहा है, ठीक है, 2022 से ही चल रहा है। तो ये सारी रीजन की वजह से क्या होता है, इन जगहों पर संघर्ष चलते हैं और वहां पर फिर क्या देखने को मिलता है, हमें सोवियत संघ का विघटन होते हुए देखने को मिलता है इन संघर्षों की वजह से। क्यों संघर्ष किस लिए हुए, ताकि जनता क्या चाहती थी, अब परेशान हो चुकी थी यहाँ की सरकारों से, कम्युनिस्ट पार्टी से, इसलिए अब इनसे आज़ादी चाहती रही। और जब आप किसी से आज़ादी चाहोगे, स्वतंत्रता की मांग करोगे, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। हमें भी करना पड़ा था भाई, भारत भी जब आज़ाद हुआ ऐसे ही थोड़ा ना आज़ाद हो गया था, बहुत संघर्षों के बाद हम भी आज़ादी मिली हमें भी, ठीक है। आगे बात करते हैं हम शॉक थेरेपी की। शॉक थेरेपी क्या है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि जो मेंटली किसी को फिट करने के लिए या फिर मेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह मूवी दिखाया जाता ना, शॉक दिया जाता था, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह। तो कुछ इसी प्रकार का ये है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसका मतलब क्या ये है कि लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देना है और उसके बाद उनका इलाज करना है, नहीं, यहाँ पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो राज्य की संपदा है उसका क्या कर देना, निजीकरण कर देना। और निजीकरण इतनी जल्दीबाजी में कर देना जिससे क्या हो जाए, जो पूरी व्यवस्था है वो क्या हो जाए, तहस नहस ही हो जाए। यानी कि कोई भी सही तरीके से सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है। तो क्या किया गया, राज्य की संपदा का निजीकरण कर दिया गया। और जब राज्य की संपदा का निजीकरण करेंगे तो क्या होगा, जो सामूहिक फर्म है, यानी जो पहले सरकार की या राज्य के द्वारा चलाई जाने वाली जो फॉर्म थी, फैक्ट्री वगैरह थी या खेती वगैरह थी, उनका किसमें परिवर्तन हो गया, निजी फॉर्म में। जो पूंजीवादी पद्धति थी वो किसमें बदल गई, अब जो पूंजीवादी पद्धति के तहत खेती होती थी वो किसमें हो गई, सॉरी, जो पहले साम्यवादी या फिर जो राज्य नियंत्रित खेती थी या कृषि थी वो किसमें बदल गई, पूंजीवादी पद्धति में बदल गई, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में निजीकरण किया गया या फिर साम्यवादी से किस तरफ चले गए ये लोग, पूंजीवादी की तरफ चले गए, जिससे कि यहाँ के देशों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला।
यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ी और अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही क्या हो गई, चरमरा गई। ठीक, यही यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, विशेषताएं, कि इसकी शॉक थेरेपी की विशेषता क्या होती है, परिणाम में हम पढ़ेंगे कि इसके नुकसान क्या हुए थे, फायदे हुए थे कि नुकसान हुए थे। विशेषता क्या थी कि निजीकरण कर देना। निजीकरण मतलब कि भाई बाकी जो कंपनी है, बाकी जो दूसरे देश के जो कंपनियां हैं उनको ही अवसर मिलेगा, या फिर जो यहाँ की जनता है उनको अवसर मिलेगा कि अपनी अपनी फॉर्म वगैरह तैयार कर सके, वहाँ पर लोगों को नौकरी दे सकते हैं, रोजगार दे सके और लाभ कमा सके। ठीक है, तो ये निजीकरण। मुक्त व्यापार को अपनाना यानी फ्री ट्रेड। ठीक, यानी कि फ्री ट्रेड जो है उसको अपनाने की बात कही गई कि यहाँ पर अब क्या किया जाएगा, हम भी फ्री ट्रेड अपनाएंगे, यानी एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार चलेगा, यानी खुलेपन की नीति को अपना लेंगे हम। और फिर क्या हुआ, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, यानी कि इसकी वजह से क्या होगा कि जो मुद्रा है उसका आपस में परिवर्तन हम कर सकते हैं। जैसे हम रुपीज का डॉलर के साथ चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज डॉलर रुपी में, वैसे यहाँ पर आपस के जो करेंसी है उसका भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ परिणाम भी निकले होंगे। क्या परिणाम निकले, तो वही आपके सामने अभी लिखा हुआ है कि शॉक थेरेपी के परिणाम थे क्या, कि ये जो शॉक थेरेपी अपनाई गई, ठीक, जिसमें शॉक थेरेपी को क्या बोलते हैं, इसको चलाने में या इस व्यवस्था को करने में, मैनेज करने में किसने मदद की थी, तो हमारे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी इसमें मदद की थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मदद की थी, ताकि हम इस तरीके के निजीकरण फटाफट हो जाए। ठीक है, सभी देश क्या हो जाए, तरक्की करने लग जाए। जो गणराज्य हैं, 15 गणराज्य बने हैं, तो इसी के जरिए कुछ परिणाम निकले, जिसमें क्या बताया गया कि ये जो शॉक थेरेपी अपनाई गई थी वो बिल्कुल क्या हो गई, असफल हो गई। कैसे असफल हो गई, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा गई, डामाडोल हो गई। ठीक, और जब आपकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो आपके यहाँ की करेंसी जो है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यही देखने को मिलता है, जो रूबल है उसमें क्या नजर आता है, गिरावट देखने को मिलती है उस पर। ठीक, जो आपने व्यवस्था बनाई थी समाज कल्याण की, यानी कि आप समाज का कल्याण करोगे कब, साम्यवादी जब आप थे तो समाज के बारे में सोचोगे, समाज की भलाई के बारे में सोचोगे। वो अलग बात है कि आप कहीं और डायरेक्शन में, किसी और डायरेक्शन में चले गए हथियारों को बनाने में, लेकिन फिर भी आपका जो नजरिया वो क्या था, समाज का कल्याण करना है हमें। तो अब वो निजीकरण जब हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था अपना लोगे, तो क्या समाज का कल्याण आप पूरी सही तरीके से कर पाओगे, नहीं। ये जो पुरानी व्यवस्था थी ये अब नष्ट हो गई। ठीक है, अब आपको नया कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ नया लेकर आना पड़ेगा। 90% 90% उद्योग क्या किया गया, औने पौने दामों में बेच दिया गया। यानी 90% उद्योग जो किसके थे, राज्य के थे, राज्य द्वारा संचालित थे, उनको निजी हाथों में बेच दिया गया औने पौने दामों में। ठीक है, मान लो 100 रुपए की चीज आपको 5 रुपए 10 रुपए में ऐसी दे दी गई, तो क्या है, इससे क्या होगा, वहां पर काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिली। सरकार या राज्य जो था, राज्य के पास में पैसा ही नहीं आएगा भाई, क्योंकि जो वैल्यू थी उसकी, वो वैल्यू तो उसको मिल ही नहीं रही है, उसकी बस जो उन्होंने उद्योग वगैरह बेचे हैं उसके, है ना। और लास्ट के कमजोर संसद, यानी संसद जो थी वहां की कमजोर थी, संसद कमजोर हो गई, राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा शक्तियां मिल गई। और जब ज्यादा राष्ट्रपति के पास शक्तियां चली जाएंगी, इससे हमें क्या नुकसान देखने को मिलेगा, इसमें भी कुछ नुकसान देखने को मिला क्या, हाँ, जो सत्ता है वो किसके के द्वारा चलाई जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा चलाई जाएगी। यानी अब वहां पर राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से जिस हिसाब से व्यवस्था चलाना चाहता है चला सकता है। ठीक है, ये जो 90% उद्योग को औने पौने दामों में भेजा गया था, इसी को दुनिया का सबसे बड़ा क्या बोला जाता है, गैराज सेल। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा गैराज सेल कौन सा था, यही। ठीक है, समझ गए इतना। चलिए, और क्या हमें यहाँ पर देखने को मिले परिणाम, हमें और परिणाम ये देखने को मिले कि यहाँ पर खाद्यान्न संकट आता है। क्यों, आर्थिक स्थिति आपकी चरमरा गई है, आपके यहाँ पर सभी चीजों की कमी हो गई है, आपके जो करेंसी है उसमें गिरावट आ गई है, तो आपके यहाँ पर खाद्यान्न कमी आएगी, भुखमरी वाली स्थिति यहाँ पर मौजूद हो जाएगी। ठीक है, अमीर गरीब का फासला बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा अमीर गरीब का फासला, अभी मैंने बताया गैराज सेल हुई। ठीक, 90% उद्योगों को बेच दिया गया, तो भाई जिसके पास पहले से था वही तो खरीदेगा। यानी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के पास में तो था धन वगैरह, वो आराम से इसको खरीद सकते हैं। लेकिन जो गरीब मजदूर है, जिसके पास में इतना कुछ है ही नहीं, उसका सामर्थ्य नहीं है इन चीज़ों को मैनेज करने का, खरीदने का, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो वैसे भी नहीं खरीद पाएगा। अमीर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा, और नीचे चला जाएगा। तो यही यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो अमीरी और गरीबी का जो फासला था वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पूर्व साम्यवादी देश और भारत के संबंध कैसे हैं। यानी कि जो साम्यवादी देश थे, सोवियत संघ के देश थे, इनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे उनके साथ में संबंध कैसे थे, काफ़ी बेहतर संबंध थे। और सबसे ज़्यादा बेहतर संबंध हमारे किसके साथ में है, रूस के साथ में देखने को मिलता है। ठीक है,
यानी कि हमारे रिश्ते रूस के साथ तो बहुत अच्छे रहे हैं, आपको देखने पता भी है। चाहे वो हमारा युद्ध वगैरह हुआ हो कभी, तो हमेशा सोवियत संघ ने हमारी मदद करने की कोशिश की है। ठीक, शीत युद्ध के दौरान हमारे देश में भी काफ़ी संकट वगैरह आए, बहुत सारी दिक्कतें आई, यानी युद्ध वगैरह का दौर हमें देखने को मिला। तो उस टाइम पे भी सोवियत संघ या कह लो आप रूस, उसका समर्थन हमें हमेशा मिलता रहे, चाहे वो आर्थिक रूप से मिले, चाहे राजनीतिक रूप से मिले, या फिर सैन्य सांस्कृतिक रूप से मिले। ठीक है, अगर हम आर्थिक रूप से बात करें तो सोवियत संघ ने हमेशा, जो सोवियत संघ के जो कंपनियां हैं, भारत के जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, वो मदद की है हमेशा। ठीक है, यानी कि हमें दूसरे देशों से मुश्किल था क्या करना, मदद मिलना, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे का मदद करते रहते हैं। सोवियत संघ ने जैसे कुछ नाम दिए गए हैं, भिलाई, ठीक है, बोकारो, विशाखापट्टनम, यहाँ पर इस्पात के जो कारखाने थे, या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जैसी मशीनरी, इस तरीके के संयंत्रों का क्या किया था, आर्थिक और तकनीकी सहायता किसने दी थी, सोवियत संघ ने दी थी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें राजनीतिक संबंधों की, तो जैसे 1971 में, अभी मैंने बताया आपको, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश को लेकर, उसको स्वतंत्र कराने को लेकर। उस टाइम पे भी जो समर्थन था हमें सोवियत संघ का मिला था, रूस ने हमारी मदद की थी, सोवियत संघ ने हमारी मदद की थी। सैन्य की बात करें तो भारत और जो सोवियत संघ है वो क्या करते रहते हैं, एक दूसरे से अपने हथियार वगैरह हम उनसे खरीदते भी रहते थे। ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी हम एक दूसरे के साथ में शेयर वगैरह करते रहते हैं। उसके संस्कृति की बात करें तो भाई हमारी मूवीज़ वगैरह, हमारी फिल्म वगैरह, हमारे गाने वगैरह रूस के, सोवियत संघ के लोग बहुत पसंद है, मस्त मज़े से सुनते हैं, मज़े से मूवीज़ वगैरह हमारी देखते हैं हमारे यहाँ के। ठीक है, और कुछ बात करें कि और कौन कौन सी जगह पर हमारे संबंध अच्छे हैं, तो जैसे अगर हम रूस की बात करें और भारत की बात करें, तो हम दोनों ही चाहते हैं कि दुनिया कैसी बनी, बहुध्रुवीय विश्व बन जाए, यानी बहुध्रुवीय दुनिया बने, यानी एक किसी के पास में पावर ना हो, यानी पावर का सबसे ज़्यादा पावर किसी एक देश के पास ना हो, सभी में पावर बटे रहे, दुनिया क्या हो, बहुध्रुवीय हो। ठीक है, 2001 के भारत रूस ने सामरिक समझौते, यानी हम दोनों के बीच में कुछ द्विपक्षीय समझौते हुए थे 2001 में, जिसमें 80 द्विपक्षीय समझौते में उन पे हमने क्या किए थे, एक दूसरे देशों ने हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे, डील हुई थी हमारी। ठीक है, उसके बाद हम और किन मामलों पर एक दूसरे से सहमत रहते हैं, तो जैसे किसी देश पे कोई हमला हो, किसी देश की सुरक्षा की बात आए, तो एक दूसरे को क्या करना, मदद करना। ठीक है, रूस का एग्जांपल देख लिया, वो हमेशा हमारी मदद करता रहता है। ठीक है, उसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है उनका हल निकालना बातचीत से, हम भी यही चाहते हैं कि दुनिया में कोई विवाद हो तो हल निकाला जाए। कैसे निकाला जाए, तो वही बातचीत करो ना, लड़ाई झगड़ा करने में क्या रखा है। ठीक है, हम वैसे शांति प्रिय देश हैं, रूस भी यही चाहता है कि बातचीत करके मामले को सुलझाएं। वो अलग बात है, अभी खुद वो यूक्रेन के साथ लड़ने में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, हर देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो सभी देशों की, ये हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। ठीक है, और आपसी साझेदारी की बात करें तो यही 2001 में हमने क्या किया, उनके साथ हम दोनों देशों के बीच में क्या हुए, द्विपक्षीय समझौते हुए। उसके बाद जो रूस है हमारा हर मुद्दे पर क्या करता है, समर्थन करता है। ये कश्मीर का मुद्दा हो जो चल ही रहा है, ठीक है, यूएनओ तक हमारा मुद्दा ये चल रहा है कश्मीर में, कश्मीर वाला। ऊर्जा आपूर्ति की बात हो, ठीक, वो हमारी मदद करता रहता है इसमें, ऊर्जा वगैरह हमें प्रोवाइड कराने में। आतंकवाद खत्म करना है, ये हमारा भी मकसद है, उनका भी मकसद है। चाइना के साथ हमारे संबंध, यानी भारत के संबंध कैसे मजबूत होंगे, ये सब भी वो देखता रहता है। नेक्स्ट है, भारत रूस के लिए हथियारों का सबसे बड़ा, यानी दूसरे नंबर का सबसे बड़ा खरीदार देश है। जो सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदते हैं दुनिया के देश, उनमें से हम किस नंबर पे आते हैं, दुनिया में आते हैं। दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं रूस से खरीदने में। ठीक है, उसके बाद बात करें सोवियत संघ में 1979-89 तक अफगानिस्तान का जो हस्तक्षेप था उसकी। ठीक, यानी कि किसकी बात करें, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, 1979 में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किए थे, अपनी सेना भेजी थी। कब भेजी थी, 1979 में। वापस कब बुलाई, 1989 में। ठीक है, ये लगभग 10 सालों तक का था। 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया गया। सोवियत संघ की व्यवस्था क्या थी उस टाइम पे, और कमजोर हो गई। कैसे, आप अपने देश को चलाओ, आप दूसरे पे ध्यान दे रहे हो, है ना। इसी वजह से हमारी जो सोवियत संघ की व्यवस्था थी, या जो उनकी आर्थिक स्थिति थी, वो खराब हो गई। क्यों, उन्होंने क्या किया, अपने संसाधनों का इस्तेमाल वहाँ करने लग गए। दूसरा, 24 दिसंबर 1979 में उन्होंने अपनी सेना भेजी। मुस्लिम देशों ने इनका विरोध कर दिया, अफगानिस्तान के लोगों ने इसका विरोध किया। फिर आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका विरोध किया, यूएनओ ने विरोध किया, और अमेरिका तो इसका विरोध करेगा ही करेगा। तो ये कुछ विरोध हमें नजर आते हैं वहाँ पर देखने को। और इतने विरोध के बावजूद भी सोवियत संघ जो है वो माना नहीं,
और वो पीछे नहीं हटा, ठीक है। और वहाँ पर उसके बहुत सारे शहरों पर इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, किसने, सोवियत संघ ने। तो चलिए इस चैप्टर में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये थर्ड पार्ट था। 1 और 2 आपने ना देखा हो तो ज़रूर देखें। कोई सजेशन हो आपको वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, तो ज़रूर सजेस्ट करें। बोर्ड पे आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई मिल जाती हैं जिससे आप नोट्स वगैरह अपने तैयार कर सकते हैं, ठीक है। या आपको नोट्स चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।